हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कल आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया था। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स के फॉर्मेशन तक हमने कर लिया था टॉपिक। उसके बाद अब जो आज हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का स्ट्रक्चर या स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जो स्पर्म्स बनते हैं हमारे पास बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे स्पर्म्स बनते हैं। बनते कहाँ हैं? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। आपको मैंने टीएस ऑफ टेस्टिस जब करवाया था, मैंने इस तरह से ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए थे। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी मैं नेक्स्ट एक और डायग्राम बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है रन करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा मैंने आपको बताया हुआ है। माइटोटिक डिवीजन होती है, देन मियोटिक डिवीजन होती है। तो जो ये स्पर्म है, ये हमारे पास क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्म हमारे पास हैप्लॉइड होता है, बाकी हमारी पूरी बॉडी जो है डिप्लॉइड नेचर की होती है। अब देखो, ये जो स्पर्म है हैप्लॉइड क्यों बनता है? होता क्या है एक्चुअल में, स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा दोनों ने फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल बनाना होता है। तो हैप्लॉइड स्पर्म होगा, हैप्लॉइड ओवम होगा, ताकि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बने। अगर ये स्पर्म डिप्लॉइड हो जाए, ओवम भी डिप्लॉइड हो जाए, तो ऑर्गेनिज्म टेट्रापोलॉइड हो जाए, जो एक म्यूटेशन हो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल ना हो। नॉर्मल इंडिविजुअल डिप्लॉइड होते हैं। उस डिप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए जो गैमिट्स बनते हैं, जैसे कि स्पर्म मेल के केस में इसको हैप्लॉइड बनना होता है। और हैप्लॉइड कब बनता है? मैंने आपको बताया है स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस से डिवाइड करेगा। मियोसिस से जब डिवाइड करेगा तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्म का ओवरऑल जो मैंने कल का कराया हुआ ये वही रिवाइज कराया। आज जो हम नेक्स्ट लेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर पे। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म जो है वो 4 पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से? हेड है हमारे पास, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। ठीक है, पहले पहले डायग्राम करते हैं, देन उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो, ये जो स्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की डायग्राम है, ये पर्टिकुलर पोर्शन हमारे पास हेड है, बिल्कुल ये छोटा सा, ये नैरो सा जो पोर्शन है इसको नेक बोलते हैं। उसके बाद जो है मिडिल पीस और टेल है। इन 4 पार्ट से मिलके हमारे पास एक स्पर्म बनता है। ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब सबसे पहले हेड की बात करें, जो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हेड की टिप पे, बिल्कुल टिप पे एक्रोजोम होता है। ठीक है, ये एक्रोजोम। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ये जो एक्रोजोम है ये गोल्गी बॉडी से बनता है। जो हमारे पास होती है ऑर्गेनली गोल्गी बॉडी, एक्रोजोम गोल्गी बॉडी से बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्रोजोम जो हेड की टिप पे प्रेजेंट है और बनेगा कहाँ से? गोल्गी बॉडी से। अब इस एक्रोजोम का फंक्शन क्या होता है? देखो, जब फर्टिलाइजेशन होगी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पेनिट्रेशन होगी, स्पर्म जो है ओवम को पेनिट्रेट करता है, ये एक्रोजोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ओवम की वॉल रप्चर होगी और स्पर्म जो है पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि इस न्यूक्लियस ने फ्यूज करना, बाकी किसी चीज ने फ्यूज करना नहीं होता, तो एक्रोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो ओवम की वॉल को रप्चर करने में रोल प्ले करेगा। इसको पर्टिकुलरली हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है एक्रोजोम जो स्पर्म की टिप पे प्रेजेंट है और बना किससे है? गोल्गी बॉडी से। उसके बाद हेड में हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस में क्या होगा? डीएनए होगा, और इसने जाके ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे नेक वाला पोर्शन। नेक वाला जो थोड़ा सा नैरो पोर्शन है, जो हेड और मिडल पीस को कनेक्ट करके रखता है। और नेक में 2 सेंट्रियोल हैं, एक प्रोक्सिमल एक डिस्टल। प्रोक्सिमल कौन सा? जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलेंगे। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है न्यूक्लियस की हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन में प्रोक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस की हेल्प करेगा। लेकिन जो डिस्टल, जो दूर वाला सेंट्रियोल है, वो एक्सियल फिलामेंट बनाने में रोल प्ले करेगा। एक्सियल फिलामेंट जिसके सराउंडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को फ्यूज करने में रोल प्ले करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल जो फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हो गया नेक। उसके बाद हम आते हैं मिडिल पीस पे। मिडिल पीस जो ये यहाँ से यहाँ तक होता है। मिडिल पीस में एक सेंटर में एक्सियल फिलामेंट है, जो किसकी वजह से बना है? डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से। उसके अराउंड
अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड, ठीक है, इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब इनमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्म्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कौन प्रोवाइड करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। प्रेजेंट कहाँ है? मिडिल पीस में, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा टेल, टेल का एक ही काम होता है मूवमेंट कराना। और टेल मूवमेंट कहाँ कराएगी? करवाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब जब एपिडाइडमिस में टेल की डेवलपमेंट हो जाती है। एपिडाइडमिस से पूरा एपिडाइडमिस में पूरा जाएगा वासा डिफरेंशिया में, देन उसके बाद मूव करके आएगा यूरेथ्रा में और पीनिस के थ्रू बाहर आ जाएगा, वहां मूवमेंट कराएगा। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइनस से पूरा मूव करा के यूट्रस, यूट्रस से पूरा जहां जाके फेलोपियन ट्यूब में क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। इस कंसेप्ट को मैं फर्टिलाइजेशन में दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये किसकी वजह से होती है? टेल की वजह से होती है। बाकी टेल में और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो स्पर्म जो है 4 पार्ट से मिलके बनेगा, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लो। वही चीज मैंने लिखी है। हेड में एक्रोजोम होता है और न्यूक्लियस होता है। एक्रोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक में सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल एक डिस्टल। प्रोक्सिमल जो है फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा, डिस्टल जो है वो एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। मिडिल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और टेल में वही एक्सियल फिलामेंट रन करेगा और जो मूवमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक है जो मैं आपको वही बताऊंगी। पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो रन करता है उसकी एक डायग्राम बनानी है और एक हार्मोनल कंट्रोल को हमने करना है। अच्छा, बच्चों की बुक पे ना ये एक डायग्राम बनाई हुई है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अगर आपको टीएस ऑफ टेस्टिस इस तरह का याद हो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाए थे, ठीक है। और साथ ये सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसी को एनलार्ज करके लिया हुआ है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइनिंग होती है इन सेल्स की, उसके बाद ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो मैंने आपको ग्राफिकल बताया था ना। इस तरह स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से और फिर से स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, टाइप ए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना, देन वो ग्रोथ फेज में। ये सारी जो स्टेजेस हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं। जैसे सबसे पहले देखो स्पर्मेटोगोनियम, जिसको स्पर्म मदर सेल बोला था। स्पर्म मदर सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगा, बहुत सारे बनाएगा हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए दोबारा से डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, टाइप बी जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद वो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवीजन शो करेगा मियोसिस और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड शो करेगा जो माइटोसिस की तरह ही होती है और बनाएगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जाके बनाएंगे स्पर्म्स। ये आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बता दिया है। अब जिस चीज की कंफ्यूजन थी आप बच्चों को, और एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था कि ये जो स्पर्म्स हैं सर्टोलाइज सेल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। आपको याद हो अगर टीएस ऑफ टेस्टिस में मैंने सर्टोलाई सेल इस तरह के बनाए थे, ये हमारे पास सर्टोलाई सेल थे। बाकी जो ये सारे सेल्स सर्कुलर टाइप के ही लिखे थे, जिनके ये नाम लिखे थे स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी वगैरह, ठीक है। अब जो ये सर्टोलाई सेल हैं टीएस ऑफ टेस्टिस में मैंने बताया था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो स्पर्म्स बने हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये स्पर्म्स एम्बेडेड होते हैं किसमें? सर्टोलाई सेल के अंदर। एम्बेडेड होने का मतलब है जकड़ते हैं, खुद के हेड को अंदर घुसाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? वो जाके नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। सर्टोलाई सेल से स्पर्म्स जो हैं नरिशमेंट लेते हैं, नरिशमेंट के लिए खुद को एम्बेडेड करते हैं इनसाइड द सर्टोलाई सेल, ठीक है। ये चीज की आपको कंफ्यूजन थी, आप पूछ रहे थे कि ये क्यों खुद को एम्बेडेड करते हैं। तो एम्बेडेड करने का एक ही फंक्शन है, ताकि नरिशमेंट ले, ठीक है। नरिशमेंट लेने के लिए एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द सर्टोलाई सेल, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और कंफ्यूजन है नहीं, ये तो मैंने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये आपको जस्ट ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मुझे जहां तक लग रहा है मैंने आपको 11th में जब कराए थे गोनेड्स, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। या हाँ, गोनेड्स में ही बताया हुआ है। अगर मैंने लिखाया हुआ है तो वही लिख लेना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, आप ये ग्राफ सिर्फ बना लेना, ठीक है।
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आती हैं, जैसे कि हमारी एज इंक्रीज हुई है, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आती हैं उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी को सेंस करेगा। हाइपोथैलेमस ने हमारी एज को रिकॉग्नाइज किया, इसको पता चला कि हमारी प्यूबर्टी अटेन हो चुकी है, मतलब 12, 13 या 14 साल का बच्चा हो चुका है, चाहे वो लड़की या लड़का। फिलहाल मैं लड़कों की बात करूंगी क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी अटेन हुई, हाइपोथैलेमस ने रिकॉग्नाइज किया। जब हाइपोथैलेमस ने रिकॉग्नाइज किया, उसने एक हार्मोन रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने जाके इफेक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ब्रेन के में ही प्रेजेंट होता है, बिलो द हाइपोथैलेमस। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने फर्दर 2 हार्मोन रिलीज किए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने दोनों ने एक्ट किया किस पे? टेस्टिस पे, ठीक है। अब टेस्टिस में 2 तरह के सेल्स हैं। टेस्टिस में हमारे पास एक है सर्टोलाई सेल, दूसरा है हमारे पास लिडिक सेल, ठीक है। जैसे कि ये टीएस ऑफ टेस्टिस में मैंने आपको बताया था, ये सर्टोलाई सेल और सराउंडिंग में जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? लिडिक सेल, ठीक है। तो सर्टोलाई सेल्स पे जब एक्ट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो रन करेगा। लिडिक सेल्स पे जब कौन सा एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और वो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक मेल हार्मोन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो रिलीज होगा लिडिक सेल से। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, जैसे बियर्ड एंड मुस्टैचेस, ठीक है। तो आपने हार्मोनल कंट्रोल में यही लिखना है, मैंने आपको 11th में कराया हुआ है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। आपने सिर्फ ग्राफ बना लेना, ज्यादा लंबी डिटेल्स की लिखने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में नहीं आता, बट याद रखना है किस तरह से कौन सी चीज स्टिमुलेट करती है, ठीक है।